हेलो गाइस, मैं भावना चौधरी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीएस क्लासेज। हम जानेंगे कि नेक्स्ट शब्दों क्या अर्थ होता है, क्या उन्हें कहते हैं, तो उन्हें समझेंगे आज हम। अनुकूलन। अनुकूलन मैंने पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन उसमें पता नहीं किस वजह से आवाज़ नहीं आ रही है। किसी वजह से आवाज़ नहीं आई, तो मैं आपको दोबारा से इसको बता देती हूँ। अनुकूलन। पियाजे के अनुसार बच्चों में वातावरण के साथ समायोजन की प्रवृत्ति जन्मजात होती है। जो पियाजे जी उन्होंने बताया कि बच्चों में वातावरण के साथ जो समायोजन की प्रवृत्ति होती है वो जन्मजात होती है। इसी प्रवृत्ति को उन्होंने अनुकूलन कहा है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना ही अनुकूलन है। वातावरण के अनुसार अपने आप को डालना ही अनुकूलन है। आप लिख सकते हो इसको, वातावरण के साथ अपने आप को ढालना ही अनुकूलन है। गाइस, अगर आपने वीडियो स्किप की तो शायद आपको आगे समझ में नहीं आए, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं करें, स्किप ना करें वीडियो को, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में। मैं 1 बाय 1 पॉइंट ले रही हूँ, आपको क्लियर कर रही हूँ, जिससे कि आप आगे की अवस्थाएं समझोगे तो उनको समझने में आसानी होगी आपको। नेक्स्ट, वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व होता क्या है? आज हम जानेंगे वस्तु स्थायित्व होता क्या है। इसमें वस्तु के होने अथवा बने रहने का भाव होता है। इसमें वस्तु के होने अथवा बने रहने का भाव होता है। हम कह सकते हैं कि वस्तु भले ही ना दिखे, लेकिन वस्तु का अस्तित्व होता है। वस्तु हमें भले दिखे नहीं, लेकिन उसका अस्तित्व होता है, उसे ही वस्तु स्थायित्व कहते हैं। जैसे एक बच्चा है, फ़ोन मांग रहा है अपनी मम्मी से। उसकी मम्मी को फ़ोन नहीं देना है, वो देना नहीं चाहती है उसको फ़ोन। उसकी मम्मी बोलती है बच्चे से, फ़ोन नहीं है मेरे पास, फ़ोन को चिड़िया लेगी या पापा लेंगे, वो उसकी मम्मी बोलती है उससे। लेकिन बच्चा जानता है कोई चिड़िया नहीं ले गई है, फ़ोन को मम्मी ने छुपाया है, क्योंकि अब बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण विकसित हो गया है। तो बच्चा जानता है कि मम्मी ने फ़ोन छुपाया है। तो वस्तु स्थायित्व का अर्थ यही होता है कि वस्तु भले ही ना दिखे, लेकिन वस्तु का अस्तित्व होता है। वस्तु का अस्तित्व होता है। बच्चा जानता है कि मुझसे मम्मी ने फ़ोन को छुपाया है। नेक्स्ट, जीववाद। जीववाद। जीववाद क्या होता है? बच्चा इसमें निर्जीव वस्तुओं को सजीव मानने लगता है। जो छोटा बच्चा होता है वो निर्जीव वस्तुओं को सजीव मानने लगता है। जैसे एक बच्चा गुड़िया से खेल रहा है, उसको लगता है जैसे मैं गिर गया मेरी लग जाएगी, चोट आ जाएगी। वैसे ही वो समझता है अगर गुड़िया गिर गई तो इसके भी चोट आएगी, तो वो निर्जीव चीज़ों को सजीव मानने लगता है इसमें। नेक्स्ट, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। आज हम जानेंगे मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार क्या होता है। आपने कई बार आपने पढ़ा होगा मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, लेकिन आपको बताया नहीं होगा कि मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होता क्या है। तो आज हम जानेंगे मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होता क्या है। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होता क्या है? ऐसा व्यवहार जो जन्मजात हो, जिसे हमने सिखाया ना हो, बच्चा खुद से करता हो। ऐसा व्यवहार जो हमने सिखाया ना हो, बच्चा खुद से करता हो, उससे मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार कहते हैं।
जैसे रोना, आप बच्चे को रोना नहीं सिखाते हो, मुस्कुराना। बच्चा, आपने कभी देखा हो बच्चा सोते सोते मुस्कुराता है, तो रोना, मुस्कुराना। बच्चे को चोट लगती है तो उस तकलीफ को महसूस करता है। ये सब होते हैं मूल प्रत्यात्मक व्यवहार, मूल प्रत्यात्मक व्यवहार। नेक्स्ट, परावर्ती क्रिया। फ्रेंड्स, मैं समझ रही हूँ कि देखो वीडियो बड़ी हो रही है, शायद आप बोर हो, लेकिन मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर करा रही हूँ जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो आगे। तो वीडियो चाहे बड़ी हो लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, इसीलिए मैं एक एक पॉइंट क्लियर करा रही हूँ। अब हम जानेंगे परावर्ती क्रिया क्या होती है। परावर्ती क्रिया, परावर्ती क्रिया उस क्रिया को कहते हैं, परावर्ती क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिस कार्य को बच्चा सीख लेता है, उसी कार्य को बच्चा दोहराता है, उसे दोहराने में मजा आता है, यह अनुकरण जैसा होता है। चाहे बच्चा अर्थ समझे या ना समझे, उसे परावर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे हम बच्चे से बोलते हैं नमस्ते करो बेटा, तो बच्चा नमस्ते करता है, लेकिन बच्चा जानता नहीं नमस्ते क्या होती है, लेकिन उसे बोल दिया, कर दिया उसे। हमने जैसे आवाज़ दी, हम किसी को आवाज़ दे रहे हैं, बच्चा आपके साथ आवाज़ देगा, उसे पता नहीं है आवाज़ क्यों दे रहे हैं, क्यों नहीं देने के, बस उसको करना है। तो ये सब होती है परावर्ती क्रिया। अब गामक क्रिया, नेक्स्ट गामक क्रिया। गामक क्रिया, गामक क्रिया। गामक क्रिया क्या होती है? मांसपेशी की क्रियाओं द्वारा जो सारे क्रियाकलाप संभव होता है उन्हें गामक क्रिया कहते हैं, उन्हें गामक क्रिया कहते हैं। जैसे चलना, बैठना, पकड़ना, लिखना, ये सारी होती है गामक क्रिया। इंद्रियां, इंद्रियां किसे कहते हैं? इंद्रियां, वैसे आप सब लोग जानते होंगे इंद्रियां किसे कहते हैं, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होती है। अगर आपको पता होती है तो आप एक बार दोबारा से इसे समझें और अच्छे से शायद आपको समझ में आए। शरीर के वे 5 अंग जिनके द्वारा प्राणियों को बाह्य जगत या वस्तु का ज्ञान होता है। शरीर के वे 5 अंग जिनके द्वारा प्राणियों को बाह्य जगत और वस्तुओं का ज्ञान होता है, उन्हें इंद्रियां कहते हैं। जैसे आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये सब होती है इंद्रियां। अब मैं आपको बताऊंगी जो जीन प्याजे जी ने 4 अवस्थाएं ली हैं, उनके बारे में मैं आपको डिटेल बाय डिटेल बताऊंगी। जीन प्याजे जी ने 4 अवस्थाएं ली हैं। कितनी अवस्थाएं ली हैं? 4 अवस्था, 4 अवस्थाएं ली हैं। फर्स्ट पर है पहली अवस्था है संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था ये है 0 से 2 वर्ष तक। 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष तक। इसी को इंद्रिय गामक, इसी को इंद्रिय गामक अवस्था कहते हैं। इसी को इंद्रिय गामक अवस्था कहते हैं। इंद्रिय गामक अवस्था इसे क्यों कहते हैं? इस अवस्था में जो कार्य करता है बच्चा अपनी इंद्रियों के द्वारा करता है। इस अवस्था में जो बच्चा कार्य करता है अपनी इंद्रियों के द्वारा कार्य करता है, इसलिए इसे इंद्रिय गामक अवस्था कहते हैं। और फ्रेंड्स, ये 0 से 2 वर्ष तक होती है। और दूसरे पर आता है, इसमें बच्चा इसमें नकल उतार कर सीखता है। नकल उतार कर
बच्चा इसमें नकल उतार कर सीखता है, इंद्रियों के द्वारा सीखता है, इंद्रियों के द्वारा सीखता है, इंद्रियों के द्वारा बच्चा इसमें सीखता है। अगर बच्चे को भूख लगेगी तो वो रोएगा, अगर बच्चा खुश होगा तो खिलखिलाएगा। तो बच्चा इसमें इंद्रियों के द्वारा सीखता है। बच्चा इसमें नकल उतार कर सीखता है, अनुकरण करके सीखता है। जैसे बच्चा हमसे सुनता है, जैसे मम्मी पापा, तो बच्चा मम्मी जो इजी शब्द होते हैं वो उनको बोलने लगता है, तो वो हमसे सीखता है। अगर आपने देखा हो, जैसे बच्चे को आप विदेश में भेज दो तो बच्चा वहाँ भी तो नकल उतार के सीखे। जैसे वहाँ पे इंग्लिश बोलते हैं सब लोग, तो वो बच्चा इंग्लिश में बात करना सीखेगा। अब जब हमारे यहाँ पे बच्चा होगा तो जैसे हम इजी होंगे कुछ शब्द उनको बोलेंगे, जैसे मम्मी पापा, वो बोलना सीखेगा। अगर उसे कहीं दूसरी जगह भेजोगे तो बच्चा वहाँ की तरह से बोलना सीखेगा। तो बच्चा नकल उतार कर सीखता है। बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण विकसित होता है। संवेदीगामक अवस्था में ही आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, इम्पोर्टेंट। ये पूछा गया है कई बार, अधिकतर क्वेश्चनों में ये पूछा गया है एग्जामों में। वस्तु एग्जाम पूछा जाता है वस्तु स्थायित्व गुण कौन सी अवस्था में विकसित होता है। तो संवेदीगामक अवस्था, या हम कह सकते हैं इंद्रियगामक अवस्था, उसमें ये गुण विकसित होता है। अब दूसरी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये फ्रेंड होती है 2 से 7 ईयर तक। ये कितने होती है? 2 से 7 ईयर तक। इसमें बच्चे की अतार्किक सोच, इसमें बच्चे की अतार्किक सोच होती है। बच्चा जो है तर्क पर आधारित कोई सोच नहीं होती, तो तर्क पर आधारित नहीं होती है। बच्चा इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाता है, बस वो ऐसे ही करता है। जैसे बच्चा ट्रेन में जा रहा है तो उसे लगता है कि ये पेड़ भी चल रहे हैं, तो अपने मम्मी पापा से बोलता है, मम्मी पापा ये ट्रेन के साथ पेड़ भी चल रहे हैं। तो उसकी जो सोच होती है वो अतार्किक होती है, मतलब तर्क पर आधारित नहीं होती है। दूसरा, इसमें जीववाद का गुण विकसित होता है। 2 से 7 में पूर्व संख्यात्मक अवस्था में ये पूछा जाता है। जीववाद का गुण विकसित होता है। जीववाद मैंने अभी आपको बताया था, बच्चा इसमें निर्जीव वस्तुओं को सजीव मानने लगता है। जीववाद पूर्व संख्यात्मक अवस्था में आता है। और इसमें जो बच्चा है, बालक शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग करता है। इसमें बच्चा शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग करता है। बच्चे में अतार्किक सोच आती है। इसमें जीववाद का गुण विकसित होता है, शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग करता है। इसमें बच्चा जो है और मेन इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। भाषा का, इसको फ्रेंड आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में पूछता है और आगे भी शायद पूछ सकता है। भाषा का विकास किस अवस्था में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है? तो फ्रेंड आप बता सकते हो, पूर्व संख्यात्मक अवस्था में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगर आपसे पूछे कि किस अवस्था में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है,
तो बोलेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगर यदि आपसे बोले भाषा का विकास हो जाता है तो ये होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। फ्रेंड ये ध्यान रखना आप, भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है तो होगी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यदि पूछे आपसे भाषा का विकास हो जाता है मतलब पूर्ण हो जाता है तो होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। दोनों में अंतर है, प्रारंभ होने की पूछेगा तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और भाषा का विकास हो जाता है तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसे ध्यान रखना फ्रेंड। और इसी अवस्था को, ये तो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ही है इसी अवस्था को खिलौनों की आयु कहते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को खिलौनों की आयु कहते हैं, बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। नेक्स्ट तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये होती है फ्रेंड्स 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष। इसमें बच्चे में तार्किक सोच आती है, तार्किक सोच विकसित होती है, तार्किक सोच। अब जो बच्चा क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन पूछता है, उसका एक लॉजिक होता है, तर्क पर आधारित होती है। इसमें बच्चा चिंतन और तर्क करना शुरू कर देता है। इसमें बच्चा तर्क और चिंतन करना शुरू कर देता है। तर्क और चिंतन करना शुरू कर देता है इसमें बच्चा जो। इसमें बच्चा गणितीय संक्रियाएं करने लगता है। गणितीय संक्रियाएं करने लगता है। गणितीय संक्रियाएं करने लगता है इसमें बच्चा इसमें समझता है, आरोही अवरोही क्रम समझने लगता है इसमें बच्चा। आरोही अवरोही क्रम समझने लगता है बच्चा। इस अवस्था में बच्चा जो सही अनुपात का अंतर कर लेता है, जैसे 1 किलो सेब है, ये 2 किलो आम है, इसमें बच्चा सही अनुपात का अंतर कर लेता है। इसमें बच्चा मूर्त चिंतन प्रारंभ करता है। मूर्त चिंतन प्रारंभ करता है। इसमें बच्चा मूर्त चिंतन प्रारंभ करता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है, एक क्वेश्चन में आपको बताती हूँ। कौन सी अवस्था में बच्चा मूर्त चिंतन प्रारंभ कर देता है। मूर्त चिंतन प्रारंभ करता है। तो फ्रेंड आप समझ रहे होंगे, मूर्त चिंतन प्रारंभ करता है तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यदि वो पूछे कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन प्रारंभ करता है, क्वेश्चन मूर्त चिंतन पूछता है तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यदि वो पूछता है अमूर्त चिंतन प्रारंभ करता है तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। इस अवस्था में बालक दिन, तारीख, महीना बताने के योग्य हो जाता है। अब हम आगे जानेंगे अमूर्त चौथी अवस्था। अमूर्त
संक्रियात्मक संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था। ये फ्रेंड होती है 11 से प्लस, 11 से प्लस, 11 से ऊपर तक होती है, 11 से 14 या 11 से 15। इसी का दूसरा नाम है औपचारिक अवस्था। आप कन्फ्यूज मत होना फ्रेंड, इसी को औपचारिक अवस्था और इसी को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इसमें बच्चा जो है अमूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, अमूर्त चिंतन करता है, अमूर्त चिंतन करता है, इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करता है। अब इसमें बच्चा इमेजिन कर सकता है, क्योंकि बच्चे में अमूर्त चिंतन का गुण विकसित हो गया है। इसमें बच्चे में एक अलग सोच आती है। जैसे एक बच्चे को कोई भी कार्य आप दो तो वो उसको बहुत सारे तरीक़ों से सोचेगा करने की, इसमें एक अलग सोच भी आती है। इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से जाना जाता है। इस अवस्था को तार्किक चिंतन, इस अवस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था आपसे पूछ सकता है, किस अवस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। इसमें बच्चा समस्या समाधान करने लगता है। इस अवस्था में बच्चा जो है समस्याओं का समाधान करने लगता है। इसमें बच्चे में रचनात्मक सोच विकसित होती है। नई नई सोच का वो नई नई सोचता है और उसको नए नए तरीके भी सोचने लगता है। इसमें अपने आप समस्या का समाधान करने लगता है। इस औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है तो अवस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। इसमें बच्चा समस्या समाधान करने लगता है। इस अवस्था में बच्चा जो है समस्याओं का समाधान करने लगता है। इसमें बच्चे में रचनात्मक सोच विकसित होती है। नई नई सोच का वो नई नई सोचता है और उसको नए नए तरीके भी सोचने लगता है। इसमें अपने आप समस्या का समाधान करने लगता है। इस औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है, आप अमूर्त तो समझ रहे होंगे ना। अमूर्त का मतलब जो वस्तु हमें दिखाई नहीं देती। अमूर्त का जो वस्तु हमें दिखाई नहीं देती और मूर्त का मतलब जो वस्तु हमें दिखाई देती है। जैसे अमूर्त जो वस्तु हमें दिखाई नहीं देती, जैसे हम स्मरण कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो वो सब अमूर्त में करते हैं। अब मैं आपको कुछ जो विचार दिए हैं प्यारी जी ने वो और बताऊंगी। मैं आपको एक दो विचार और है, मैं आपको वो और क्लियर करा देती हूँ, जिससे कि जीन प्यारी जी के बारे में जो भी सिद्धांत दिए उन्होंने, जो उनके बारे में था वो सब मैं कुछ शब्द दिए वो भी मैंने आपको क्लियर कराया। तो कुछ विचार और दिए जीन प्यारी जी ने, तो मैं आपको वो और क्लियर करा देती हूँ, जिससे कि जीन प्यारी जी के बारे में जो भी पूरी थ्योरी है मेरी वो क्लियर हो जाएगी और आपको समझ में भी आ जाएगी। तो जीन प्यारी जी ने जो भी विचार दिए हैं मैं वो और करा देती हूँ। जीन प्यारे जी बोलते हैं विचार पहले भाषा से, विचार पहले भाषा से, या हम कह सकते हैं विचार भाषा से पहले। जीन प्यारे जी बोलते हैं बच्चों में विचार पहले आते हैं, भाषा बाद में आती है। और इसी बात को वाइगोत्स्की बोलते हैं, दोनों में डिफरेंस बता देती हूँ। और वाइगोत्स्की बोलते हैं भाषा पहले विचार बाद। दोनों में डिफरेंस देखिए फ्रेंड,
विचार बाद में। तो दोनों में डिफरेंस है, आप ये ध्यान रखना। ये पूछता है कि विचार पहले भाषा बाद में, कौन बोलता है? तो जीन पैगेजी। भाषा पहले विचार बाद में, वो वाइगोत्स्की बोलते हैं। और एक पॉइंट और क्लियर कराती हूँ मैं आपको। जीन पैगेजी क्या बोलते हैं? जीन पैगेजी बोलते हैं, वो बोलते हैं बच्चा खुद से बातें करते हैं। बच्चा जो है खुद से बातें करते हैं। जीन पैगेजी बोलते हैं जो बच्चा छोटे होते हैं वो खुद से बातें करती है जब वो सामने वाले श्रोता के अधिकार को समझ नहीं पाते, इसीलिए उनकी भाषा जो होती है स्वार्थी होती है। जीन पैगेजी बोलते हैं जो बच्चे खुद से बातें करते हैं उनकी भाषा जो होती है अहम केंद्रित बात होती है, अहम केंद्रित भाषा। मैं अभी आपको दोबारा क्लियर करा देती हूँ। जीन पैगेजी बोलते हैं बच्चा खुद से बातें करते हैं। जीन पैगेजी इस बात को बोलते हैं बच्चा जो खुद से बात करते हैं, जीन पैगेजी बोलते हैं उसको अहम केंद्रिता। वाइगोत्स्की बोलते हैं, वाइगोत्स्की इसी बात को, बच्चा खुद से बातें करता है, बच्चा खुद से बातें करते हैं। तो वाइगोत्स्की बोलते हैं बच्चा खुद से बातें करता है, वो अपने कार्य को दिशा देता है। वाइगोत्स्की क्या बोलते हैं? जब बच्चा खुद से बातें करता है वो अपने कार्य को दिशा देता है। तो इस बात को वाइगोत्स्की की इस बात को वाइगोत्स्की कहते हैं व्यक्तिगतवाद। यदि बच्चा खुद से बात कर रहा है, वाइगोत्स्की इस बात को कहते हैं यदि बच्चा खुद से बातें कर रहा है तो वो अपने कार्य को दिशा देगा। वाइगोत्स्की कहते हैं इस बात को व्यक्तिगतवाद। लेकिन इसी बात को जीन पैगेजी बोलते हैं बच्चा खुद से बातें कर रहा है जब वह सामने वाले के श्रोता के अधिकार को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए उनकी भाषा जो होती है स्वार्थी को हिंदी में बोलते हैं अहम केंद्रित। तो जब बच्चा खुद से बातें करते हैं जब वह सामने वाले श्रोता के अधिकार को समझ नहीं पाते, इसलिए उनकी भाषा स्वार्थी होती है, अहम केंद्रित होती है जी। और वाइगोत्स्की बोलते हैं बच्चा खुद से बातें करना अपने कार्य को दिशा देना है। तो वाइगोत्स्की कहते हैं इस बात को व्यक्तिगतवाद। तो वाइगोत्स्की इस बात को व्यक्तिगतवाद कहते हैं। और तो वाइगोत्स्की इस बात को व्यक्तिगतवाद कहते हैं। आई होप आपको सब क्लियर हुआ होगा। मैंने आपको जीन पैगेजी की पूरी थ्योरी आपको बताई है। मैं समझती हूँ आपको क्लियर हुआ होगा। यदि आपको अगर क्लियर नहीं हुआ, कुछ भी आपको डाउट्स हैं तो वो आप मुझे कमेंट में बता देना। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।